बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नुसला मलिक। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस मुलज़मों को अगले 72 घंटों में गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया है। आज वो जना हाउस के CMH में जाकर सरकारी एहलकारों से उनकी इयादत की और साथ ही साथ ये ऐलान किया कि किसी मुलज़म के साथ अब रू रियायत नहीं बरती जाएगी। आर्मी चीफ ने पेशावर हेडक्वार्टर का दौरा किया और बड़ा वाज़ेह दो टोक पैगाम दे दिया कि फ़ौजी तनसीबात पर मज़ीद हमले बर्दाश्त नहीं करेंगे। 9 मई के जो वाक़यात हुए उसमें मुलव्वस अफराद को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाएगा, उन्हें कानून के कटहरे में लाया जाएगा। साथ ही साथ PDM ने भी एक बार फिर इस्लामाबाद की तरफ मार्च करने का ऐलान किया है। PDM जब जिस रोज़ इस्लामाबाद में एहतजाज कर रही होगी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर धरना दे रही होगी, उस वक्त इस्लामाबाद में दफ़ा 144 का निफाज होगा। क्योंकि जब मौलाना फजल रहमान इस बात का ऐलान कर रहे थे तो उसी लम्हे इस्लामाबाद पुलिस का एक ट्वीट आया जिसमें कहा गया कि इस्लामाबाद के अंदर दफ़ा 144 है। तो क्या गोया जिस तरीके से PTI ने दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी की, क्या हुकूमत भी अब ये काम करने जा रही है? इसके साथ साथ लगता यह है कि अब ये फैसला हो चुका है कि जो भी शरपसंदी के वाक़यात में मुलव्वस है, जिन्होंने भी उस रोज़ कोर कमांडर हाउस पर हमला किया, जिन्होंने किला बाला हसार पर फायरिंग की और जो भी GHQ के बाहर जाकर गेट तोड़ते रहे और दीगर फौजी तनसीबात पर जो हमले करने में मुलव्वस हैं, उनके साथ कोई रू रियायत नहीं रखी जाएगी। इमरान खान साहब कहते हैं कि वो जेल में थे, इसलिए वो इस किस्म के वाक़यात में उनकी जमात मुलव्वस नहीं है, ना ही उन्होंने इस किस्म के अहकाम दिए हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो लोग गिरफ़्तार किए जा रहे हैं उनकी ज़मानतों की दरख्वास्तें कौन दे रहा है? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनकी ज़मानतों की दरख्वास्तें नहीं दे रहे? जिस तरीके से आज भी कुछ लोगों को रिहा किया गया, तो गोया अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन वाक़यात के अंदर मुलव्वस नहीं है तो फिर एक सवाल पैदा होता है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनकी ज़मानतों के लिए अदालतों से रजू क्यों कर रही है? क्या तहरीक इंसाफ उन तमाम कारकुनों से अपने आप को अलहदा कर लेगी जो इन वाक़यात के अंदर मुलव्वस हैं, जिन्होंने घरों के बाहर जाकर जिस किस्म की लैंग्वेज इस्तेमाल की, पथराव किया, सरकारी एहलकारों की वर्दियाँ फाड़ी और सरकारी तनसीबात पर हमले किए? अब तहरीक इंसाफ के इस हवाले से मौक़िफ़ क्या होगा? हर सियासी जमात इस किस्म के वाक़यात के बाद अपने आप को बरी-ज़िम्मा करने की कोशिश करती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी उसी रास्ते पर गामज़न है। इसका भी जायज़ा लेंगे आज के प्रोग्राम के अंदर और साथ ही साथ देखेंगे कि क्या ये जो बढ़ती हुई कशीदगी है सियासी जमातों के माबैन, ये किसी सूरत कम हो सकती है या मज़ीद बढ़ेगी? मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार जनाब अहमद ज़िया साहब। अहमद ज़िया साहब, आपका बहुत शुक्रिया। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज़ साहब, सीनियर तज़कियाकार है। ब्रिगेडियर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। रिजवान रज़ी साहब, सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तज़कियाकार, वो भी हमारे साथ मौजूद है। अहमद ज़िया साहब, प्रोग्राम का आगाज़ आपसे करते हैं। आर्मी चीफ ने तो दो टोक ऐलान कर दिया कि लोगों को कानून के कटहरे में लाया जाएगा। इमरान खान साहब कहते हैं हमारा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है जिन्होंने फ़ौजी तनसीबात पर हमले किए। ज़मानतें जब अप्लाई की जाएंगी, जब वकला अदालतों में जाएंगे, इन लोगों की रिहाई के लिए कोशिशें की जाएंगी, तो फिर क्या तहरीक इंसाफ इनको ऑन नहीं करेगी? डिसऑन कैसे कर सकेगी? कि नसरुल्लाह साहब, जो आपने अपने इब्तिदाई कलमात में जो आपने गुफ्तगू की, उसका जो दूसरा हिस्सा था वो बड़ा आपने अहम सवाल उठाया कि कशीदगी कम करने का क्या तरीका होगा, किस तरह से इस मुल्क में कशीदगी कम हो सकती है, सियासी कशीदगी। अब उसके मतलब एक तो ये बहुत सारे लोग तालियां बजाएंगे इस बात पे कि हुकूमत एक सख्त मौक़िफ़ अपनाए, जो कि अपनाया हुआ है उसने, और वो उन लोगों के पीछे जाए, PTI के रहनुमाओं के और कारकुनों के, और उनको ज़ाहिर है कि बाज़ लोग कहेंगे कि जी सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, बाज़ लोग ये कहेंगे जो हुकूमत के तरफदार होंगे कि जी बिल्कुल इंसाफ के हिसाब से उनके ऊपर उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। बात ये होती है कि जो भी ये कुछ हुआ, जो भी ऐसे वाक़यात हुए कि जिसपे पूरी मुल्क में एक मैं समझता हूँ तशवीश की लहर दौड़ गई, और कभी अनप्रेसिडेंटेड था। पाकिस्तान की तारीख में कभी इस तरह के मुजाहरे हमने नहीं देखे, इस तरह के कहते हैं ना कि टारगेटेड किस्म के अटैक्स नहीं देखे। तो उसकी उसके उससे हमें पीछे भी जाना होगा कि क्यों ऐसा हुआ। ये जो वाय है ये बहुत उतनी ही अहम है कि जितना ये कि जनाब ये चीज़ जो है कि नहीं होनी चाहिए। मेरे ख्याल में जहाँ से बात शुरू होती है वो ये कि कोशिश ये करनी चाहिए कि जो पॉलिटिकल प्लेयर्स हैं वो आपस में बैठ के मामलात को तय करें, क्योंकि अगर आप दोबारा से मतलब मजीद पकड़ धकड़ करेंगे, और जो हमारे यहाँ पंजाब पुलिस का रिकॉर्ड है, जिस तरह से उन्होंने लोगों के साथ सलूक किया, लोगों पे जबर किया, मारा पीटा, उस पूरे वाक़े से पहले फिर लोग ये भी कहते हैं कि जब आपने दफ़ा 144 लगाई हुई है, लोगों के आपने जमहूरी एहतजाज के रास्ते बंद किए, तो फिर उसकी शक्ल इस किस्म के इंतहा पसंदाना वायलेंट इक़दामात पे निकलती है। तो हर चीज़, बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं।
इसमें ये कह देना कि जी फला ईवल है और फला जो है वो फरिश्ता है, इतना आसान नहीं होगा। तो बेहतर तरीका ये होगा कि यकीनन मतलब है कि रियासती जो भी हमारे इदारे हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ को मुकद्दम बनाया जाए, उसमें कोई दो राय नहीं है। फौज ने बड़ा जबरदस्त किरदार अदा किया, जो उन्होंने रिस्ट्रेन का मुजाहरा किया, सब्र तहम्मुल का मुजाहरा किया। मेरे ख्याल में उसी सब्र तहम्मुल को जारी रहना चाहिए ताकि चीजों को रिजॉल्व करे, क्योंकि ये मसले का हल नहीं होगा। आप अगर 4 को पकड़ेंगे, 4 को डंडे मारेंगे, उनके साथ विक्टिमाइजेशन करेंगे, तो उसके बदले 8 लोग और जो होंगे वो तैयार हो रहे होंगे। ठीक है ना? तो ये मेरे ख्याल में इतना हल नहीं है, क्योंकि जो लोग मुजाहरे कर रहे थे वो मुक्ति बहानी नहीं थे, वो किसी ठीक। लसानी तंजीम के नहीं थे, फिरका वाराना तंजीम के नहीं थे। मैं समझता हूँ पैट्रियोटिक सेंट्रिस्ट पाकिस्तानी थे, और उनसे मतलब हो सकता है कि एक्सेस हुआ है, बिल्कुल हुआ है। तो उनको दोबारा कहते हैं उनको उनकी नाराजगी को दूर होना चाहिए, ना कि ठीक। मतलब अपने ही लोग हैं कि आप उन पे डंडा लेके पिल पड़े। जी ठीक है ब्रिगेडियर हरफ नवाज साहब, आमिर ज़िया साहब तो बात जो कह रहे हैं वो कहते हैं कि अपने ही लोग थे, कोई मुल्क दुश्मन नहीं थे जिन्होंने इस किस्म के जो है वो एहतजाज किया। आप उनकी बात सुने, उनको कूल डाउन करें, और साथ ही साथ अगर आप मज़ीद गिरफ्तारियाँ करेंगे तो ये आग रुकेगी नहीं। आप इससे इत्फाक करते हैं कि जिसने जुर्म कर लिया है ठीक है अब उसे माफ़ कर दिया जाए, जो रियासत हमेशा से करती आई है? नहीं देखें, इसमें मैं हैव लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर आमिर ज़िया साहब। बात यह है कि ये एक बहुत ही नाखुशगवार वाक़या हुआ, और जितना उसको कंडेम किया जाए, जितना उसके बारे में बात की जाए, वो उतना कम है। क्योंकि ये बहुत बड़ी साजिश बनाई गई कि एक पॉलिटिकल पार्टी और या उसके सरपसंद अनासर आई वुड से जो उसमें थे, वो और उनके साथ मिल के आप किसी तरीके से फ़ौज और अवाम के टकराव में लेकर आए, जिसमें इश्तियाल अंगेज़ी भी थी, कुछ पॉलिटिकल लीडर जो उसमें इंस्टिगेट भी कर रहे थे, फिर लोगों को उकसा भी रहे थे। तो ये ऐसी बात बड़ी ख़तरनाक थी। आई थिंक आई मस्ट एप्रिशिएट, जैसे ज़िया साहब ने मैंने कहा कि वाक़ई आर्मी ने बहुत रिस्ट्रेंट शो किया, बहुत प्रोफेशनल तरीके से हैंडल किया, और जो दुश्मन का भी नैरेटिव यही है कि वो चाहता भी यही कि किसी तरीके से फ़ौज और अवाम में जो एक ट्रस्ट है वो उसमें दरार पड़ जाए, उसमें मिसट्रस्ट आ जाए, फ़ौज कमज़ोर और फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान को नुकसान हो, जो कि नैरेटिव। और ये मेरे ख्याल में आर्मी ने बड़े क्लियर, आज भी चीफ आर्मी स्टाफ जो गए हैं तो उन्होंने, और फिर DGISP ने भी ये बात की थी कि पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज और अवाम का जो रिश्ता है इसको कोई बीच में दरार नहीं डाल सकता। और ये मिसाल दे दी 9 मई को कि हमने कितना रिस्ट्रेंट किया, बिकॉज वी रियली ट्रस्ट कि अवाम और फौज मिल के एक ताकत बनते हैं जो कि दुश्मन का मुकाबला करती है। लेकिन ब्रिगेडियर साहब मेरा सवाल है, मेरा भी फ़ौज के साथ इतना ही रिश्ता है, मेरा ही फ़ौज के ऊपर या सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर इतना ही इस्तेहकाक है कि मैं अपने घर में सुकून से रहूँ, इसीलिए मैं टैक्स पे करता हूँ कि पुलिस मेरी हिफाजत को यकीनी बनाए। जब आप ये सिक्योरिटी के इदारे मेरी हिफाजत को यकीनी नहीं बना सकते तो फिर मैं टैक्स पे क्यों करूँ? यहाँ पर मेरी ऑब्जर्वेशन जो है ना वो ये है, देखें, जब फौज को तो आप कभी भी फौज अवाम के साथ, फौज अगर आती भी है तो वो इंस्टॉलेशन पे जाती है, जैसे रेलवे, PIA और इस तरह की जितने इंस्टॉलेशन हैं, टेलीफोन एक्सचेंज, पाकिस्तान रेडियो के जाके प्रोटेक्ट करती है। फ्रंट पे इट हैज़ टू बी पुलिस एंड रेंजर्स। मेरा भी यही सवाल है कि वाई पुलिस और रेंजर्स वहाँ मौजूद नहीं थी कैंटोनमेंट, क्योंकि लिमिट जहाँ स्टार्ट होती हैं टू स्टॉप, जब कह रहे हैं 20, 25, 30, 40 लोग थे, तो जब PTI की कितनी बड़ी बड़ी रैलीज निकलती थी, और वहां पर जाके अगर आपने देखा जिस तरीके से टीयर गैस, वाटर कैनन्स, उसके बाद लाठीचार्ज, तशद्दुद घरों से उठा लिया, व्हाई इट वाज नॉट डन हियर, व्हाई दे वर नॉट स्टॉप्ड। इसकी मैं कहता हूँ ये भी हुकूमत पाकिस्तान को, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को इंक्वायरी करनी चाहिए कि किसकी गलती है ये। फौज तो अपने उन्होंने इसलिए कि वी नेवर वांटेड टू प्ले, और यही दुनिया चाह रही थी कि फौज और अवाम को लड़ा दो, फौज कमजोर करो और फेडरेशन को नुकसान पहुंचाओ। तो इसलिए ये बड़ी ही अहम बात है, और इसमें बेनिफिशियरी, देखें मैं बात हमेशा करता हूँ कि पूरी जो भी एपिसोड है उसके बेनिफिशियरी कौन है। इस वक्त आप ये देखेंगे पाकिस्तान की मुसल्लह फौज को खुदा न खास्ता PTI के लोगों के साथ लड़ाने की एक साजिश थी, जिसमें PTI का बहुत बड़ा किरदार है, उनके लीडर का भी। उन्होंने एक नैरेटिव बिल्ड भी किया फौज के खिलाफ, आहिस्ता आहिस्ता था वो बिल्ड करते गए, और उस दिन वो उसकी लिमिट हुई। सेकंड, पाकिस्तान की हुकूमत मैंने आज तक नहीं सुना कि वो अपनी आला अदलिया के साथ टकराव में आ जाए और एक अनाउंस कर दे कि जी हमने जाके धरना देना 144 में। तो ये चीजें बड़ी खतरनाक है, इसको कंट्रोल करने के लिए हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है रिजवान रज़ी साहब, हुकूमत जो कुछ कर रही है, धरना देना चाह रही है, यकीनी बात है उसको भी अप्रिशिएट नहीं किया जा सकता, लेकिन आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं
कि जी फ़ौज को आवाम को लड़ाने की एक साजिश थी, उसको नाकाम बना दिया गया, घर जल गए, कोर हेडक्वार्टर पे हमला हो गया, सरकारी इमलाक जला दी गई। आपके यहाँ क्या एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी कहाँ चला गया? मलिक साहब, मैं अपना ब्रिगेडियर हारिस साहब की इस बात से 100% मुतफिक हूँ कि फ़ौज जो है वो धरना नहीं देना चाहिए, बल्कि मैं तो इससे एक कदम और आगे जाना चाह रहा हूँ। मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो सर पे बाल्टी पहने, व्हील चेयर पर बैठें और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमलावर का हो जाए, सुप्रीम कोर्ट का गेट तोड़े, उसके शीशे तोड़े, तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस कहेंगे आइए आइए, खुश आमदीद, आपको देख के बड़ी खुशी हुई। ये मौलाना फजलुर रहमान फजूल में यहाँ पे ला रहे हैं लोगों को और सामने वो लेके बैठेंगे, सुप्रीम कोर्ट के धरना देंगे, वो फौरी तौर पे सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग पे हो जाए। क्योंकि ये रीसेंट एग्जाम्पल मौजूद है। इमरान अहमद खान नियाजी साहब जो हैं वो कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान की पुलिस लेके हमलावर हुए हाई कोर्ट के ऊपर और जुडिशल कॉम्प्लेक्स के ऊपर, गोलियां चली, वहां पे आगे से टीयर गैस की गई और वो वहां से बगैर पेशी दिए मुकदमे का रिकॉर्ड चुरा के भाग गया, मुकदमे का रिकॉर्ड चुरा के भाग गया। इसलिए मेरा ख्याल ये है कि मैं दोनों पैनलिस्ट से बड़ी माजरत के साथ अर्ज करूंगा, हुकूमत को फौरी तौर पे एक आईनी तरमीम करनी चाहिए और कम से कम आईनी तरमीम करने जोगे नहीं हैं तो एक तरमीम कर देनी चाहिए कि इस मुल्क के तमाम कवानीन, वो इस मुल्क के तमाम आइन के तहत बनने वाले कवानीन और कवानीन के अंडर बनने वाले रूल्स एंड रेगुलेशन जो हैं वो तमाम लोगों पे बराबरी से लागू होंगे, इक्वली लागू होंगे। मासवाए इमरान अहमद खान नियाजी, उनके फॉलोअर्स और मीडिया पे बैठ के उनकी तारीफें करने वाले, इन लोगों के ऊपर इंप्लीमेंट नहीं होंगे। क्योंकि ये वो लोग हैं जो पिछले 10 साल से चोर डाकू चोर डाकू चोर डाकू की गर्दान करके इन्होंने लोगों के अजहान को पॉल्यूट किया है और उस पॉल्यूशन के नतीजे के अंदर अब ये जो इंतहा पसंदी आ रही है तो बड़ी आगे से देखिए, हुकूमत को जिम्मेदारी का सबूत देना चाहिए। हुकूमत क्या करे? मेरा ख्याल है आईनी तरमीम कर दें। इसका वाहिद हाल ये है कि ये कानून जो है, ये सीआरपीसी हो, ये पीपीसी हो, ये पीटीआई और उसके फॉलोअर्स और किराए के गुंडों शरपसंदों के ऊपर लागू नहीं होते। गुंडों ने ट्रक मार के सीएसटी लाहौर का गेट तोड़ा, वहां पे करोड़ों रुपए की लूट मार की, ट्रक के अंदर भर के ले गए सामान, लेकिन उनको कुछ नहीं कहा जाए, उनको बिठा के समझाया जाए और उनको प्यार किया जाए, उनकी साइकोलॉजिकल मोटिवेशन की जाए। इसके बावजूद जबकि उसका लीडर, उस कल्ट का लीडर जो है वो खड़ा होकर अदालत में कहें कि अगर आप मुझे गिरफ्तार दोबारा करेंगे तो यही रद्द-ए-अमल आएगा। वो बीबीसी की जो नुमाइंदा हो उसको इंटरव्यू देते हुए ये कहे कि मेरा मुल्ज़म एक है जिसका नाम वो ले वहाँ पे खड़े होके, और जैसे ही उर्दू में बात करने की ज़रूरत पेश आए एजाज सैयद के साथ फौरी तौर पे मुकर जाए। वो आज तकरीर करते हुए कहे सीने पे हाथ मार के कि मैंने 192 मिलियन पाउंड जो कि कौमी खजाने में जाना चाहिए था वो मैंने सुप्रीम कोर्ट को दे दिया, तो क्या हुआ? ये इन तमाम की जस्टिफिकेशन के लिए हमारे अहबाब मौजूद हैं, इसलिए उनके ऊपर कानून लागू करने ना करने की तरमीम कर दी जाए। ठीक है सब, एक कमर्शियल ब्रेक प्रोग्राम में शामिल कर लें, वापस आते हैं तो इस पे बात करेंगे कि रियासत का ये दोहरा मेयार बदलेगा कैसे। कोई और जुलूस निकाले, कोई और अगर किसी इमलाक को जलाए तो उनके खिलाफ ना सिर्फ लाठी चार्ज किया जाए बल्कि गोलियां बरसाई जाएं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन जो मर्जी कर दें, उन्हें प्यार से समझाया जाए। इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम एक बार फिर खुशामदीद। आमिर ज़ियाद साहब, तहरीक लब्बाइक के कुछ दोस्त हमें कहते हैं, अक्सर हमसे सवाल करते हैं, वो कहते हैं कि जब हमारे लोग एहतजाज कर रहे थे तो आप लोगों ने, यानी हुकूमत पंजाब ने, पुलिस ने उनके ऊपर गोलियां बरसाई। वो अपने शहदा की तादाद भी बहुत ज़्यादा बयान करते हैं कि हमारे इतने लोग शहीद कर दिए गए। अगर तहरीक लब्बाइक जुलूस निकाले या अगर वो उसके बारे में कहा जाए कि ये पुरतशद्दद जुलूस है तो हम गोलियां बरसाएं, तहरीक इंसाफ के लिए या किसी और सियासी जमात के लिए इतना नरम रवैया हो कि ठीक है जो कुछ हो गया सो हो गया, अब आगे बढ़ जाएं। मैं ये करूँ, देखिए इस रियासत का दोहरा मेयार जो रजी साहब फरमा रहे थे ना, वो किसी एक जमात के साथ नहीं है। हमारी हुक्मरान अशराफिया के साथ यही दोहरा मेयार रखा गया है
और आज से नहीं रखा गया, एक अरसे से रखा गया है। मतलब ये दौरा म्यारी तो था कि नवाज शरीफ साहब को मतलब जेल से निकालकर बैरून मुल्क रवाना कर दिया गया। दुनिया के किसी मुल्क में किसी भी कन्विक्टेड शख्स के साथ ऐसा नहीं होता। हमें तो याद नहीं पड़ता पाकिस्तान में कि दुनिया में इसकी कहीं मिसाल नहीं मिलती। अफ्रीका में नहीं मिलेगी आपको, लैटिन अमेरिका में नहीं मिलेगी, तो हमारे मुल्क को ये एजाज हासिल है। तो बहुत सारे हमारे यहाँ दौरे में आ रहे हैं कि एक शख्स जो है मतलूब होता है लेकिन फिर एयरफोर्स के तैयारे में आते हैं और उसको वजीर खजाना बना देते हैं। ये भी दौरे में की वो है, एक बहुत बड़ी मिसाल है। इसी तरह मैं आपको देता चला जाऊं तो खैर वो खत्म नहीं होंगे। अच्छा, दूसरी बात ये, हमारे यहाँ लोग समझते हैं कि जी तारीख इमरान खान से शुरू हुई है, इमरान खान ने लोगों को मतलब चोर और डाकू कहना शुरू किया, हालांकि इससे बहुत पहले से। मुझे याद है, मैं बतौर रिपोर्टर मैंने बेशुमार जलसे नून जी नून आमिर साहब, मैं चोर और डाकू से आगे निकल जाता हूँ। चले मैं ये हक दे देता हूँ, इमरान खान साहब एक सियासी आदमी हैं, वो सियासी तकारीर में चोर डाकू कह सकते हैं, लेकिन क्या इस मुल्क में ये कहा जा सकता है घरों से निकलो, लाठियां लो, आग लेकर निकलो, इनके घरों को जलाकर राख कर दो? ये बयानिया जो 10 साल में बनाया गया, लाहौर के जलसों में हमने देखा, रिपोर्ट किया कि लोगों के घरों को आग लगा दो, घरों से निकलने मत दो, ये बयानिया और चोर डाकू का बयानिया, ये दोनों चल सकते हैं ऐसे? नहीं, मैं अर्ज करूँ ना कि हमारी जो साउथ एशिया की पूरी सियासत है, सिर्फ पाकिस्तान की नहीं, भारत की भी आप इसमें शामिल कर लें, उसमें इस तरह की बहुत लफाजी होती है। अब आप मुझे बताएं, जब शहबाज शरीफ साहब बड़े तजुर्बेकार सियासतदान हैं, इमरान खान से उनके सामने कल आए, वो कहते थे मैं जरदारी का पेट फाड़ूंगा, सड़कों पे घसीटूंगा, फिर बिलावल उनके खिलाफ तकरीर करते थे, वो आप याद करें। तो मेरा ये कहना है कि सिर्फ इमरान खान या पीटीआई को एजाज हासिल नहीं है, ये एजाज तमाम सियासी जमातों को हासिल है। चाहे पहले ये होता था, मैं जो मिसाल दे रहा था कि मैंने गुनाहगार कानों से खुद सुना, नून लीग के जलसे में जो बेनजीर साहिबा की शान में बातें नवाज शरीफ साहब करते थे, शेख रशीद उनके साथ हुआ करते थे उस जमाने में, तो आपके कानों से धुआं निकल जाए जो बयानिया होता था। आपने भी अटेंड किया होगा, हमने भी अटेंड किया, ठीक है ना। तो ये चीजें बड़ी पुरानी होती हैं। अच्छा, अब सिर्फ फर्क ये आ गया कि पहले हम अखबार में इसकी रिपोर्टिंग होती थी, वहां पर हम और आप जैसे रिपोर्टर्स काट दिया करते थे ये चीजें। अब ये तमाम हमारे यूट्यूब के जरिए और टीवी के जरिए हमारे घरों में आ रही होती हैं। लेकिन हमारी सियासत का माहौल नहीं बदला, ये वही उसी तरह से होती आ रही है जिस तरह से हमेशा होती आई। लेकिन फिर लीडर्स को मोहतात नहीं होनी चाहिए? जब सोशल मीडिया आ गया, उनकी हर बात एक कारकुन के मोबाइल पे पहुंच जाती है। मैं आपसे बिल्कुल यहाँ मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि हमारे यहाँ समझते हैं कि जी जबान के आगे मैदान है और आप जो मर्जी चाहे कह दें। इत्तेदाल के साथ बात करना महसूस जो हमारे रहनुमा है, हमारे सियासतदान है, उनको आते ही नहीं है। एक तो जरूरत से ज्यादा बोलते हैं, हर वक्त बोलते हैं। अच्छा, उन्हीं के बोलने पर हमारी सहाफत चलती है, टीवी और हमारा अखबार चलता है। तो गुजारिश ये है कि हमें इस वक्त म्यान रवि की, देखिए एक नॉर्मल हालात होते हैं, हम सब कहते हैं कि जी जिसने कानून शिकनी किया बिल्कुल पकड़े, लेकिन यहाँ पर इस वक्त एबनॉर्मल हालात हैं। पाकिस्तानी रियासत, मुझे तो नहीं, हम जैसे को कराची में बैठ के लगता है कि बहुत बड़े खतरे से दो चार है, क्योंकि अगर एकदम खुदा ना खास्ता हमारे हाथ से निकल गया मामला, क्योंकि लोगों में गुस्सा बहुत ज्यादा है। अच्छा, गुस्से की बहुत सारी वजूहात हैं, कुछ इमरान खान की मोहब्बत में होंगी, कुछ इस वजह से कि जी इस मुल्क में 48% अफरात ज़र है, कुछ इस बात पे कि जी उनकी जॉब्स चली गई हैं, फैक्ट्रीज बंद हो गई हैं। तो मसाइल बेतहाशा हैं, गैर यकीनी सूरत हाल है। दुनिया के किसी मुल्क में, नसरुल्लाह साहब आप मुझसे बेहतर जानते हैं, माशाल्लाह बहुत काबिल आदमी है, 1 साल से ज्यादा हो गया दम इस्तेकाम को। बड़े से बड़ा मुल्क बर्दाश्त नहीं कर सकता, बरतानिया अमेरिका नहीं बर्दाश्त कर सकता, और हमारी हुक्मरान अशराफिया को एहसास ही नहीं हो रहा कि हमें क्या करना है। उन्हें कोई और मुल्क होता, इस मुल्क की गुर्बत देखते, अपना इफ्लास देखते, लोगों की हालत जार देखते, तो वो कोई हल निकाल रहे होते। भाई हल नहीं निकाल रहे ये लोग। अब अगर हम कहें जी हाँ चलें, चढ़ दौड़ें, डंडे उठाएं और पकड़ें इन लोगों को, और फिर इमरान खान भी इसी तरह की बात करें, सोचिए इंतशार की क्या हालत होगी। ठीक है ना, हुकूमत यकीनन फतेहाब हो सकती है, रियासत बहुत मजबूत है, लेकिन फिर जो उसकी वजह से बदगुमानी आएगी, जो दूरियां आएंगी इदारों के साथ और रियासत के साथ, उसको कौन भुगतेगा जनाब। ठीक है, हारिस नवाज साहब, आर्मी चीफ का आज कोर हेडक्वार्टर पेशावर का दौरा कितना सिग्निफिकेंट है? फिर साथ ये बताइएगा कि जो उन्होंने कहा मजीद हमले फौजी तनसीबात पर ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, जो कुछ हो चुका है इसके खिलाफ आपको लगता है कि कोई सख्त कार्रवाई होगी? देखें, एक तो बहुत अच्छा विजिट था, क्योंकि जाना चाहिए था, ट्रुप्स को एंगेज करना चाहिए था, उनको बताना चाहिए था, और वो बयान भी बहुत ज़रूरी था। बड़ी क्लियर उन्होंने बता दिया कि पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो पाकिस्तान के आइन को, पाकिस्तान की जमहूरियत को बहुत तरीके से इसको ऑब्जर्व करते हैं, बिलीव करते हैं। नंबर 2, उन्होंने ये कहा कि जो कुछ हुआ 9 मई तो रियल ब्लैक डे, और ये हकीकत भी यही है। मैं कभी इमेजिन भी नहीं कर सकता था कि इस तरीके से एक इश्तियाल दिला के और उनको डायरेक्शन दे के कि वो कैंटोनमेंट की तरफ भेजा जाए, और वहाँ पर जाके जिना हाउस
जिसकी एक बहुत बहुत बड़ी हिस्ट्री है कि किस, और भी उनमें 3 कमरों में कायदे मोहम्मदी जिन्ना की यूज बुक्स, जूते, हर चीज वहाँ पड़ी हुई थी। वो तो इमेजिन करें कि कितनी नफरत फैलाई गई ये तकरीरों से और एक नैरेटिव को बिल्ड करने के साथ, उससे क्या गया। फिर बिल्कुल बिल्कुल देखें, एक लिमिट होती है और वो हमने रिस्ट्रेंट शो कर दिया, बिल्कुल नहीं किया, और यही वार्निंग दी है कि इट इज अ रेड लाइन नाउ, डोंट क्रॉस इट, देन वी विल डील विद आयरन हैंड्स। और जिन लोगों ने किया, देखें मैं ये बिल्कुल मानता हूँ कि इसमें उकसाया भी गया, इसमें लोगों को जान लाया गया, और इसमें रिंग लीडर्स आइडेंटिफाई हो जाते हैं। अगर 100 लोग थे तो उनमें 50 बिल्कुल होंगे जिनको उकसाया गया, लेकिन 50 या 40 30 लोग ऐसे होंगे जो ये काम कर रहे थे और वो टारगेट दिया गया था। तो दे शुड बी सॉर्टेड आउट, ताकि आइंदा के लिए किसी को जरूरत ना हो। एक तो ये बड़ी अहम बात है। सेकंड बात ये, इसके बाद चीफ आर्मी साहब ने बड़ी क्लियर बातें की हैं कि डिवीजन हमारी डिवीजन नहीं हो सकती है। पाकिस्तान की अवाम और जो फौज में एक रिश्ता है उसको कोई दरार नहीं डाल सकता। ये तो दुश्मन का नैरेटिव है और इसके लिए हमने साबित कर दिया, पाकिस्तान की अवाम को भी साबित करना चाहिए। एक जरूर बात ये है कि अब इसके बाद देखें, वी मस्ट फाइंड अ सॉल्यूशन टू इट। हुकूमत को इस पर देखें, लोग फ्रस्ट्रेट हुए हैं, लोगों के पास पैसा नहीं है, कारोबार नहीं है, महंगाई हो चुकी है। इसको इसलिए उनको एक अपॉर्चुनिटी चाहिए, वो हमने खत्म करने के लिए हुकूमत को एक्स्ट्रा स्टेप लेने की जरूरत है। ठीक है अमर, जैसा कुछ कहना चाह रहे थे, मैं रिजवान रजी से एक जुमला, मैं जी रजी भाई की इजाजत से सिर्फ एक जुमला। देखिए, बड़ी अच्छी उन्होंने बात की थी। जो कहा जा रहा है कि 100 लोग थे, 200 लोग थे, 400 थे, मैं कहता हूँ 500,000 भी हो, इतनी बड़ी तादाद नहीं थी। माशाल्लाह हमारी पंजाब पुलिस बहुत बहादुर है। इन्होंने बर वक्त क्यों नहीं रोका? ये बहुत बड़ा सवाल है। किसने इजाजत दी? ये तो देखे ना, पहला लाइन ऑफ डिफेंस तो पुलिस होती है। तो ये जो लोग फिर कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की बात कर रहे हैं ना, उसको आप रद्द नहीं कर सकते जनाब। बिल्कुल ठीक है रजी साहब, यही जो बात आमिर साहब बात कह रहे हैं, ये मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि आखिर पुलिस मौजूद है, पुलिस ने रोका नहीं, लोग आगे आते गए। इससे पहले भी 2-3 दफ़ा लाहौर कैंट के अंदर पीटीआई के कुछ लोगों ने आने की कोशिश की, एहतजाज करने की कोशिश की, जिनके चेहरे आज की वीडियोज़ में देखे जा सकते हैं। इस बार पुलिस एक्टिव क्यों नहीं हुई? देखिए, ये जो लाहौर वाले वाक़े के ऊपर यकीनन इंक्वायरी हो रही है, लेकिन इस्लामाबाद के हमसाये में एक शहर है, उसका नाम है रावलपिंडी, वहाँ पे भी कोई इंक्वायरी हो रही है। तो इस इंक्वायरी के अंदर एक पॉइंट ज़रूर डाल लेना चाहिए। जब ज़िले शाह का मर्डर हुआ था तो ज़मान पार्क से निकल के शरपसंद गुंडे जो थे वो उस तरफ गए थे, और जैसे ही वो चेक पोस्ट के पास पहुँचे थे तो वहाँ पे पुलिस खड़ी हुई थी, लेक जिसको बुलाया गया हुआ था, और वो आर्म्ड गाड़ियों के अंदर, आर्म्ड व्हीकल के अंदर खड़ी हुई थी। वो गुंडे शरपसंद, क्योंकि उन्हें पैम्पर किया गया है, हमेशा उनको प्रमोट किया गया है, उनकी ट्रेनिंग की गई हुई है, वो वहाँ से वापस आ गए थे। वो आगे जाने की उन्होंने जुर्रत नहीं की थी। फिर कैंटोनमेंट के अंदर एक इजलास होता है जिसमें उन गुंडों को रोकने वालों को डांटा जाता है और उन्हें कहा जाता है कि ये हमारे लोग हैं, आपने इनको क्यों रोका। लिहाजा अब की बार वो वापस आए तो बाकायदा 3 टियर प्रोसीजर बना दिया जाता है कि रोकने के लिए आपको टॉप मैन से इजाज़त लेना होगी। तो टॉप मैन रास्ते में ना आए तो इजाज़त ही इजाज़त है, फिर रोकने के लिए, आने की इजाज़त देने के लिए रुकावट नहीं है। तो वहाँ पे हमारे जवान जो खड़े हुए थे, जिन्होंने पिछली दफ़ा ज़िले शाह की मौत के वाक़े पे रोक लिया था, उन्होंने नहीं रोका। पिछली दफ़ा उनकी डांट डपट की गई थी, उनको सजाएं दी गई थी हल्की फुल्की, उनको जुर्माने किए गए थे कि आपने क्यों रोका है इनको, इन लाडलों को आने देते। ये कायदे आज़म की यादगार जिसके ऊपर जो है कायदे आज़म की यादगार जो है उसकी रैंक सैकिंग करते, उसको आग लगाते, वहाँ पे जो है वो वर्दियाँ जो हैं उनको सोटियों पे टांग के वो हवा में लहराते। देखिए, बड़ी कन्वीनियंस के साथ हमारे दोस्त कह देते हैं कि दुनिया की तारीख में कभी नहीं हुआ। ज़ाहिर पाकिस्तान में कोई हुकूमत तो नहीं थी और फेडरल कैबिनेट तो बिल्कुल भी नहीं थी, और उस फेडरल कैबिनेट के प्राइम मिनिस्टर सरबराह इमरान खान तो बिल्कुल भी नहीं थे। हाँ, उस फेडरल कैबिनेट के अंदर एक प्रपोजल पेश होती है बाकायदा तौर पे कि नवाज शरीफ को बाहर जाने दिया जाए। 2 मिनिस्टर्स रोना शुरू कर देती हैं, वहां पे ड्रामा शुरू कर देती हैं, और यहाँ पे डॉक्टर यास्मीन राशिद जो हैं, जिनकी आज हाईकोर्ट ने बेल ले ली है, जो उन शरपसंदों को, बुलवाइयों को, तकरीबकारों को, दहशतगर्दों को लीड कर रही थी,
वो भी रोना शुरू कर देती हैं यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कि नवाज शरीफ को क्या हो जाएगा। उसके बाद फेडरल कैबिनेट उसकी अप्रूवल देती है। वही फेडरल कैबिनेट जिसने 190 मिलियन पाउंड जो थे वो रियाज मलिक को दिए थे, वही फेडरल कैबिनेट अप्रूवल देती है कि नवाज शरीफ को बाहर जाने दिया जाए। बड़ी कन्वीनियंस के साथ मेरे प्यारे भाई जो है वो हर जगह पे बैठ के फरमा जाते हैं। ये भी बता दिया करें कि वो इमरान खान की मंजूरी से गए थे भाई, और 2 खवातीन उस इजलास के अंदर रोई भी थी कि अगर नवाज शरीफ को कुछ हो गया तो क्या होगा। ठीक है, एक कमर्शियल ब्रेक और प्रोग्राम में शामिल करते हैं वापस ब्रेक के बाद। प्रोग्राम एक बार फिर खुशामदीद। ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, जो भी रजवी साहब बात कर रहे थे, रजवी साहब को ये कहना है कि इसकी इंक्वायरी बहरहाल होनी चाहिए कि आखिर पहले रोका गया फिर बाद में नहीं रोका गया। हालात तो ख़राब इसलिए हुए कि शायद हमने फौरी तौर पे एक्शन नहीं लिया। नसरुल्लाह साहब ये बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं। आई डोंट डिसएग्री विद इट। कभी फौज ऐसे नहीं कहेगी कि इनको आने दें, इनको ना रोका जाए। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पुलिस की और रेंजर्स की है। डिप्टी कमिश्नर रिस्पॉन्सिबल उस पूरे डिस्ट्रिक्ट के लिए। क्या उन्होंने कोऑर्डिनेशन की थी? नहीं, रजी साहब तो कह रहे हैं पुलिस के आला हुकाम की बात कर रहे हैं। मैं भी पुलिस का आला हुकाम रिस्पॉन्सिबल है ना, फिर व्हाई डिड दिस, इन्होंने क्यों नहीं लेकर आए? आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर पहले आई तो आप क्यों नहीं आई? और जबकि आप ज्यादा हालात खराब थे कि लोग एक्सप्लॉइट हुए थे, पहले तो उनको इस्ताल दिलाया गया था। आपने एंट्री पॉइंट के बाद क्यों पुलिस और रेंजर्स को नहीं खड़ा किया? क्यों उनको फ्री रन दिया? बिकॉज जाते सब थे कि फौज यहाँ पर खड़ी हो जाए, फौज लड़ाई करे, और जो इनका नैरेटिव है पीटीआई का या हमारे दुश्मनों का, सबका ये नैरेटिव हो कि फौज और अवाम में क्लैश हो जाए और एक बहुत बड़ा इशू बन जाए। और लेकिन ब्रिगेडियर साहब, लेकिन क्या अब वो नैरेटिव पीटीआई के कारकुन सोशल मीडिया पर बनाने में कामयाब नहीं होगे कि हमें फौज भी नहीं रोक सकती, हम जब चाहें कोर कमांडर हाउस में घुस सकते हैं? इसको किसने पूरा किया? इसने हुकूमत पंजाब और फेडरल गवर्नमेंट ने, इमरान सनाउल्लाह ने किया। दे शुड हैव इंश्योर्ड, क्यों आने दिया हमको? उन्होंने क्यों इंश्योर नहीं किया कि या किसी हालत में वहां पर नहीं पहुंचना चाहिए? दे वांटेड कि फौज के साथ लड़ाई हो। क्यों पुलिस ने नहीं रोका? पुलिस को नहीं पता था इस एरिया में इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशन है। व्हाई डिडंट दे स्टॉप इट? ये कंटोनमेंट के नो एरिया तो नहीं है, पहले भी जाते हैं। जब पीटीए की रैली आती थी, ये क्या कुछ करते थे, घरों में जाकर मारते थे, कैनन इस्तेमाल करते थे, वाटर कैनन, ये उसके खिलाफ लाठियां मारते थे, उसके ऊपर टीयर गैस मारते थे। क्यों नहीं इन्होंने इस्तेमाल की? हु इज रिस्पॉन्सिबल? ये आईजी को सवाल करना चाहिए, पंजाब के चीफ मिनिस्टर से पूछना चाहिए, हराना सनाउल्लाह से पूछना चाहिए। उस दिन सो टेररिस्ट एक्टिविटीज अगेंस्ट पीटीआई मेंबर, आई डू एग्री कि पीटीआई की कोई माफी नहीं है। इंतहा से ज्यादा उन्होंने गलत किया। मैं कहता हूं कि जो पकड़े जाए उनको सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। ये बहुत ही उन्होंने घिनौना खेल खेला, बट ये हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, पंजाब गवर्नमेंट की थी, जो पहले करते रहे। 3-3 हज़ार लोग आ जाते थे पुलिस के। कंटोनमेंट लिमिट्स एंड कंटोनमेंट एरिया को इसको क्यों नहीं किया गया? दिस क्वेश्चन शुड बी आस्क्ड। इवन मेरे फादर दोस्त से पूछना चाहिए। ठीक है, अमर जिया साहब, क्या पीडीएम जो जलसा करने जा रही है, धरना देने जा रही है, पीडीएम की हुकूमत है, पीडीएम को सुप्रीम कोर्ट के बाहर ये मेला लगाना चाहिए? असल में देखिए, हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट का आमने सामने आना, एक तो खैर बदकिस्मती से आई हुई है, जो किसी भी तरह से मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं है। और हुकूमत को बजाय इसके कि आप आंच को बढ़ाएं, सियासी हिद्दत को कम करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर वो समझते हैं कि इससे कुछ अचीव कर सकेंगे, उसके जरिए मतलब है मुल्क में अमन आ जाएगा, मुल्क में मतलब हमारे क्राइसिस रिजॉल्व हो जाएंगे, तो बेशक करें, ज़ाहिर है वो करेंगे, उनकी हुकूमत है। लेकिन सवाल है क्या इस वक्त पुलिस और इंतजामिया दिफा 144 नाफिज कोशिश करेगी उनको रोकने की, या उनको खुले बंदों आने देगी? तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है। एक मुझे और इजाजत दें, ये बड़ा दिलचस्प उन्होंने सवाल रजी साहब ने पॉइंट उठाया था कि वो जो एक प्रॉपर्टी टाइकून के जो पैसे हैं वो सिंध हाई कोर्ट के पास क्यों जमा हो गए, है ना, और वो यहाँ पे क्यों नहीं आए? कि उसमें जो मैंने थोड़ा सा तहकीक की मामूली सी, उसमें पता ही चला कि ये मुआहिदा हुआ था एनसीए और उनके दरमियान, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट था मलिक रियाज के दरमियान, और उसको आप डिस्क्लोज नहीं कर सकते थे। पाकिस्तान गवर्नमेंट के सामने सिर्फ एक सवाल आया था उस वक्त की कि जनाब इसको उनके बकौल जो एग्रीमेंट हुआ था कि अगेंस्ट सिंध हाई कोर्ट ने जो इनको फाइन किया उसके अगेंस्ट सेटल होना चाहिए उस चीज को, ये हुआ था। अच्छा, अगर उसमें आमिर साहब उसमें ये कहा जाता है कि नेशनल क्राइम एजेंसी ने वो पैसे हुकूमत पाकिस्तान को दिए थे।
नहीं, वो उसको, उसकी शिकों को आप डिस्क्लोज नहीं कर सकते थे, इसलिए लिफाफा लहराया गया। और अगर हम कॉन्टेस्ट करते कि हुकूमत पाकिस्तान, तो उसके अंदर मजीद साल लगते, और हमारा जो ट्रैक रिकॉर्ड है वहां पे मुकदमे हारने का, नैब का, वो बहुत तवील है। तो जल्द पैसे लौटाने के लिए बेहतर ये था कि भाई वहां आ जाए। अच्छा, अगर फर्ज करें इसमें कोई मतलब है ऑब्जेक्शन है, तो आप उस पैसे को इधर से उधर लिए दूसरे अकाउंट में लेकर आ जाए। लेकिन एक और बड़ा सवाल आता है यहाँ पर, वो सवाल ये आता है कि जनाब हम सब बातें कर रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि वो पैसे किस चीज के थे। हाइड पार्क, वन हाइड पार्क के थे ना, वन हाइड पार्क का जो वो था, जायदाद थी, वो जायदाद किसकी थी, है ना, वो हम सबको पता है किसकी थी, किसके नाम पे थी, हमें दोहराने की जरूरत नहीं है। तो भाई वहां शुरुआत अब वहां से करें। फिर ये जो इमरान खान पे एलिगेशन अल-कादिर यूनिवर्सिटी का लग रहा है, वो तो ट्रस्ट की जमीन है। ट्रस्ट की जमीन जो होती है उसी शख्स के नाम रहती है जिसके नाम है, और वो सिर्फ वहां पर एक अगर तालीमी इदारा बना है तो वो तालीमी इदारा नॉन प्रॉफिट तालीमी इदारा है, मुफ्त में तालीम देता है। नहीं तो नहीं, वो सवाल आमिर साहब, वहाँ सवाल ये है कि ट्रस्ट की ज़मीन के पैसे मलिक रियाज साहब ने वो ज़मीन दी है, इसलिए वो ब्राइब के ज़ुमरे में आती है। नहीं, वो ब्राइब के नहीं आती, वो इस तरह, ये तो एक बहस की बात है ना। बहुत सारे लोग मतलब आगा खान को, अगर किसी आगा खान दे देता है किसी यूनिवर्सिटी बनाने के लिए, कॉलेज बनाने के लिए, दुनिया भर में बड़े बड़े जो फिलंथ्रोपिस्ट हैं वो देते हैं पैसे, सरमायादार देते हैं तालीमी इदारों के लिए। और अगर इमरान उन पैसों को, रिश्वत को लेकर एवन फील्ड खरीद लेता, सम वो सरे पैलेस खरीद लेता, हम कहते रिश्वत है भाई। लेकिन यहाँ तो उसका तो कोई फायदा नहीं हो रहा जाती। ट्रस्ट की जमीन तो ट्रस्ट की होती है। यूनिवर्सिटी इकरा यूनिवर्सिटी है, किसी खानदान की मिल्कियत थी, ट्रस्ट के लोग हैं उसमें चलाने वाले, तनख्वाहें ले रहे होंगे, लेकिन यहाँ तो ट्रस्टी वो भी नहीं ले रहा। तो मेरे ख्याल में बड़ी बहस को एक उलझा दिया गया है, इतना बड़ा इशू नहीं है। जो मैं कहता हूँ, अगर वाकई कोई इमरान के खिलाफ कोई, आप कहते हैं ना, कोई लेकर आते बड़ा केस, उस तरह उसी तरह का केस है जैसे तोशा खाना था, कि खुद इनके गले पड़ेगा। इस केस को भी आप छेड़ेंगे ज्यादा तो पता चलेगा हाइड पार्क तक जाएगा। हाइड पार्क किसका था, वो किसकी मनी ब्लैक कर रहा था, मलिक ने किसके नाम पे वो लिया हुआ था, क्या कहते हैं, बेनामी। तो ये सब फिर उन्हीं के नाम आएंगे भाई, जिनके लिए लोग बात कर रहे हैं। जी ठीक है रिजवान अजीज साहब, ये जो कहा जा रहा है इस वक्त कि दो हुकूमत भी जो काम कर रही है वही काम पीटीआई कर चुकी है। अब हुकूमत जाके जब धरना देगी सुप्रीम कोर्ट के बाहर, तो उस 144 की खिलाफ वर्जी भी करेगी, उसके साथ साथ मुल्क के अंदर एक अजीब क्योस भी पैदा होगा। हुकूमत को ये करना चाहिए? देखिए, इसका मैं जवाब दे चुका हूँ। हुकूमत को बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हुकूमत को घुसना चाहिए जिस तरह इमरान अहमद खान नियाजी साहब घुसे थे, और जाके तोड़ फोड़ करनी चाहिए। तो फिर एक गलत काम करता है, दूसरा भी गलत करेगा। तौर पे लेकिन एक बात रिकॉर्ड के ऊपर आ जाए, गलत बयानी की भी कोई हद होती है यार। एक कारोबार है एक बंदे का, बैंक की प्रॉपर्टी को रीवैम्प करके बेचा जाता है, उसका उसमें से 10 या 15% हिस्सा होता है, और ये कहते हैं प्रॉपर्टी उसकी है। यार हद हो गई है वैसे यार गलत बयानी की भी। यानी आप अंदाजा फरमाएं कि उस बंदे का कारोबार है, प्रॉपर्टी बैंक की रहती है, वो रीवैम्प करता है, वो बिकता है, नहीं जी वो उसकी मलकियत हो गई, पता करें वो किसकी है। दूसरी बात ये है कि ये ट्रस्टी कौन है इस ट्रस्ट के, और इमरान खान साहब पहले कौन थे, फिर जी और इसके ये पैसे, ये प्लॉट आने से, ये प्लॉट वाहिद नहीं है, बनीगाला के अंदर भी प्लॉट मिले हैं और इसी दौरान ही ट्रांसफर हुए हैं, और उसके अगेंस्ट अमाउंट किसने किसको दी है रिकॉर्ड पे शो कर दिया जाए अगर उसको अदायगी करके खरीदा गया है। लेकिन देखिए, ये जो प्रॉपर्टी आती है जनाब इमरान अहमद खान नियाजी साहब के, जब वो आने से पहले उसका जो बोर्ड है उसमें और अफराद भी थे, उन अफराद को वॉश कर दिया जाता है और ट्रस्टी सिर्फ 2 रह जाते हैं। ट्रस्ट का मरकज आप शौकत खानम का ट्रस्ट उठा के देख लें, वो सारे रिटायर्ड जज और वो जो पकड़ा हुआ है आजकल बरतानिया के अंदर मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर, वैसे हद है यार, इस पार्टी के अंदर जो भी है वो सारे का सारा मनी लॉन्ड्रिंग में पकड़ा जाता है और ये दूसरों पे मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ामात लगाते हैं। 5वीं पुश्त की दोगली अबलागी जंग ने इस मुल्क के साथ ये तो जुल्म किया है कि एक तो झूठ दिया है लोगों को, और वो झूठ फिर चंद करने का और बार बार दोहराने का कि वो सच लगना शुरू हो जाए, उसका साथ में लेक्चर भी दिया है। और उसका नतीजा क्या होता है कि बंदा फिर वो बोलने से बाज नहीं आता। भाई मेरे, वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का अगर पैसा, गवर्नमेंट ऑफ सिंध का पैसा था, तो वो गवर्नमेंट ऑफ सिंध को नुमाइंदा भेजना चाहिए था। एसेट रिकवरी यूनिट का शहजाद अकबर बरतानवी अदालत में जाके ऑन द बिहाफ ऑफ फेडरल गवर्नमेंट रिप्लाई करता है। 19 तरमीम के बाद वो ऐसा नहीं कर सकता, वहां पे सिंध गवर्नमेंट के नुमाइंदे को जाना चाहिए था।
लेकिन वहां पे शहजाद अकबर साहब पेश होते हैं और पेश होके वो रकम वसूल करते हैं और बड़ी कन्वीनियंस के साथ कह दिया गया कि वो एग्रीमेंट है जिसको रिवील नहीं किया जा सकता और वो एग्रीमेंट में आपको खबर देने लगा हूं आखिरी में, वो एग्रीमेंट गायब है पाकिस्तान के डॉक्यूमेंट्स के अंदर। क्योंकि प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, इस पर एक मजीद प्रोग्राम भी किया जा सकता है कि अलकादर यूनिवर्सिटी का मामला है क्या, तफसीलात क्या हैं, जो पैसे वहाँ से आए किसने लाने थे, किसके हवाले किए जाने थे, काफ़ी सारी चीज़ें सामने आ चुकी हैं। कुछ और भी मंजर आम पर आएंगी जब इमरान खान साहब उस तफ्तीश का हिस्सा बनेंगे, लेकिन इमरान खान साहब तो उस तफ्तीश का हिस्सा खैर बनना ही नहीं चाहते। ये नाज़रीन आज का प्रोग्राम था, इंशाल्लाह कल आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह।